मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो हम लोग पेशवाओं का कार्यकाल देख रहे थे। पहला पेशवा कौन था? शिवाजी तो महाराज से छत्रपति थे। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे। और दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम। क्योंकि इसके बाद सबसे लास्ट वाला भी बाजीराव बना है, तो ऐसे याद रखो सेकंड नंबर पे जो बाजीराव है उसी के नाम का सबसे आखिरी बाजीराव पेशवा होता है, सबसे आखिरी। ठीक। और उसके बाद तीसरा पेशवा दोनों को मिला करके बालाजी और बाजीराव तीसरा पेशवा। तो ये तीन पेशवा जो होते हैं शुरुआत के, बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा, और इसके बाद में बाजीराव मस्तानी वाला, और इसके बाद में दोनों को मिला करके बालाजी बाजीराव। ये तीन पेशवा जो है साहू जी के कार्यकाल में बनाए जाते हैं। साहू कौन? छत्रपति साहू, जो सतारा में क्या था? छत्रपति था, महाराज था। ठीक। तो ये याद रखना, साहू के कार्यकाल में ये तीन जो है पेशवा बनाए जाते हैं। और हमने कल देखा था कि बालाजी बाजीराव के समय में एक युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। और इस पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो कि 14 जनवरी कब होता है? 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अब इस पानीपत के युद्ध में जो है, जब ये सूचना पहुंचाई जाती है कहाँ? सतारा में, पुणे में पहुंचाई जाती है बालाजी बाजीराव के सामने, तो डायरेक्ट नहीं बताते हैं। कैसे बताया जाता है? एक व्यापारी बताता है कि 2 मोती विलीन हो गए, 27 सोने के मोहरे गुम हो गई, 27 सोने के मोहरे लुप्त हो गई या गुम हो गई, और चांदी और तांबे की तो गणना ही नहीं की जा सकती। इस तरीके से मतलब एक कविता के माध्यम से सुना जाता है कि राजा को जो है, वो पेशवा को ज़्यादा डायरेक्ट जो है सुनाने में भी डर लग रहा था कि ऐसे सुनाएंगे। और 2 मोती, इसके 2 बेटे थे। एक तो सगा बेटा था विश्वासराव, जो युद्ध में मतलब अल्पवयस्क था, और उसको संरक्षण देने के लिए उसका चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ, ये दोनों भाई ही थे। सदाशिवराव भाऊ चचेरा भाई था किसका? विश्वासराव का। तो ये दोनों मारे जाते हैं युद्ध में, तो इसलिए कहा गया 2 मोती विलीन हो गए इस युद्ध में, और 27 सोने के मोहरे गुम हो गई। 27 सोने के मोहरे, यानी बहुत सारे सेनापति मारे गए युद्ध में। तो इस तरीके से जो है सुनाया जाता है। और बालाजी बाजीराव इस चीज़ को सुन करके सदमे में आ जाता है, और कुछ समय बाद ही उसकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1761 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब इसके बाद में शुरू करेंगे। जब इसकी मृत्यु हो गई, बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई, तो इसकी मृत्यु के बाद फिर अगला पेशवा कौन बनेगा? इसका बेटा। अगला पेशवा इसका बेटा बनेगा, जो कि माधवराव पेशवा बनता है। माधवराव की उम्र होती है लगभग 14, 15, 16 साल की। माधवराव के बाद एक माधवराव और पेशवा बनता है, तो इसको माधवराव प्रथम कहा गया। और ये बनता है 1761 में पेशवा बनता है। 1772 तक ये पेशवा रहता है। कब तक रहता है? 1772 तक। ठीक। तो माधवराव के बाद एक माधवराव और बनता है, तो इसलिए इसको माधवराव प्रथम कहा गया है। अब माधवराव पेशवा जिस तरीके से बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, उसी तरीके से होनहार पेशवा ये भी था माधवराव। ये भी काफ़ी अच्छा पेशवा था, लेकिन ये लगभग 15-16 साल की आयु में बैठता है, जो कि अल्पवयस्क था। तो शासन सत्ता रघुनाथ राव जो इसके चाचा संभालते हैं, लेकिन जब वयस्क हो जाता है तो फिर बागडोर अपने हाथ में संभाल लेता है, और नाना फडणवीस को ये मंत्री बनाता है, अपना सलाहकार बनाता है। शासन सत्ता में भागीदार करने के लिए नाना फडणवीस को क्या बनाता है? अपना जो है सलाहकार बनाता है, मंत्री बनाता है, और रघुनाथ को
हटा देता है, रघुनाथ को हटा देता है। तो रघुनाथ भाग करके जाता है मतलब पुणे के मराठों के बीच में, और मराठों के बीच फूट डालने लगता है। हाँ, राघोबा जो है, इसको राघोबा भी कहते हैं, तो हम राघोबा के नाम से ही संबोधित करेंगे। तो राघोबा जो है मराठों के बीच में फूट डालने का कार्य करता है, फूट डालने का कार्य करता है। तो इससे जो है माधवराव नाराज हो जाता है और इसको 1768 ईस्वी में उठा करके बंद कर देता है, कैद कर देता है, जेल में डाल देता है। किसको? राघोबा को। 1768 में राघव को कैद कर दिया गया। और इसके बाद में जो है इसने बहुत सारे काम किए। माधवराव ने पुनः जो है जो मालवा वगैरह थे, स्वतंत्र हो रहे थे, उनको फिर से जीता, मालवा वगैरह को, और जो है बुंदेलखंड को फिर से जीता। तो हम लोग मानचित्र से समझेंगे यहाँ पर कि इस तरीके से यहाँ पर पूना है, पुणे में बैठा हुआ है कौन? माधवराव। और इसने मालवा को विजित किया, फिर जो है बुंदेलखंड को, सबको जीता। और 1772 ईस्वी में ये पहुँच जाता है दिल्ली। 1772 में दिल्ली पहुँचता है माधवराव। और जो दिल्ली था, दिल्ली में अभी जो यहाँ का सम्राट था, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय। लेकिन शाह आलम द्वितीय के समय में अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान से भारत में आक्रमण करता है, लगभग 5 बार शाह आलम द्वितीय के समय में आक्रमण होता है। किसका? अहमद शाह अब्दाली का। तो अहमद शाह अब्दाली के डर से, भय से शाह आलम द्वितीय भाग जाता है। कहाँ से? दिल्ली की गद्दी छोड़ करके, और बैठता है अवध के नवाब के पास में। कहाँ जाता है? अवध के नवाब के यहाँ बैठा रहता है। इसी के समय होता है ना अवध। और इसी दौरान जो है उधर बंगाल में एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, जिसमें भाग लेता है शाह आलम द्वितीय। तो ये इसको जो है ये माधवराव अवध के नवाब के यहाँ से बुलाता है और दिल्ली की सत्ता पर फिर से बैठाता है। तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर पुनः बैठाया जाता है। तो इसको ला करके फिर से गद्दी पर बैठाते हैं, और ये पंगा ले लेता है किससे? अहमद शाह अब्दाली और अंग्रेज़ों से माधवराव। लेकिन काफ़ी जो है वीर था, होनहार था, तो माधवराव ये रिस्क लेता है और इसको फिर से गद्दी पर बैठाता है, शाह आलम द्वितीय को। तो 1772 का समय है, इसको देखना फिर से आप जो है 1772 में आप जो है जाना देखना उत्तरवर्ती मुगल शासक, उसमें आपको शाह आलम द्वितीय ही मिलेगा 1772 में। तो 1772 में जो है शाह आलम द्वितीय को ताजपोशी करवाता है, गद्दी पर फिर से बैठाता है, क्योंकि इसकी भय से लगभग 12 वर्ष तक ये बाहर रहता है। 12 वर्ष तक जो है शाह आलम द्वितीय मुगल दरबार से बाहर रहता है। तो इसे गद्दी पर बैठाता है। इसलिए जो है इतिहासकार, और इतनी बड़ी काम करना, किसी दूसरे के सल्तनत में जा करके उसको जो है ताजपोशी करा देना दोबारा, दो लोगों से दुश्मनी लेकर के, अहमद शाह अब्दाली से और दूसरा जो है अंग्रेज़ों से, तो इतना वीरता का काम करता है। इसलिए जो है इसको बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जो है पेशवाओं में सबसे महान पेशवा अगर कोई था तो कौन था? माधवराव फर्स्ट था। कौन था? माधवराव फर्स्ट था। पेशवाओं में सबसे महान पेशवा अगर किसी को कहा जा सकता है तो किसको कहा जा सकता है? माधवराव फर्स्ट को। और इतना ही नहीं, इसने जो है हैदर अली को 1772 ईस्वी तक हैदर अली को 4 बार युद्ध में परास्त किया था। हैदर अली को 1772 तक जो है 4 बार युद्ध में परास्त किया था माधवराव ने। इसीलिए इसकी वीरता से प्रसन्न होकर के, मतलब इसकी वीरता को देखते हुए इतिहासकारों ने इसे कहा है कि ये अब तक के पेशवाओं में, जितने भी पेशवा हुए उनमें सबसे महान पेशवा था। लेकिन इसका लक खराब था, या ये कह सकते हो कि जो है मराठों का भाग्य खराब था। तो बहुत ही कम उम्र में, 27 साल की उम्र में इस पेशवा का बीमारी से निधन हो जाता है। 27 साल की उम्र में ये पेशवा जो है 1772 में ही, लास्ट 1772 की कई घटनाएं हैं। आलम शाह को गद्दी पर बैठाता है और 1772 तक हैदर अली को 4 बार परास्त करता है। और इसी वर्ष 1772 में ही 27 वर्ष की अल्प आयु में, कम उम्र में ही माधवराव की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। अब माधवराव की जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर मराठा साम्राज्य एक बार फिर से जो है अंधकार में चला जाता है। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि जितनी क्षति पानीपत के तीसरे युद्ध में नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा क्षति मराठों को अब हुई है माधवराव की मृत्यु से। क्योंकि माधवराव जैसा होनहार अपने पूर्वजों से भी ज़्यादा होनहार सिद्ध होता, क्योंकि कार्य ही ऐसा कर रहा था। अगर जीवित रहता, और 27 वर्ष बहुत कम उम्र होती है, 27 उम्र में तो लोगों को आज नौकरी नहीं मिलती है। और उस समय में इसने बहुत सारे कार्य किए, मतलब शाह आलम द्वितीय जो भारत का मुगल सम्राट था उसको गद्दी पर बैठा देना दोबारा फिर से, मतलब। और उसके अलावा जो हैदर अली जैसा उभरता हुआ, जो 1761 ईस्वी में अडियार वंश को ख़त्म करके और जो है स्थापित करता है अपना जो है मैसूर साम्राज्य।
तो मैसूर साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं। मराठे 4 बार हैदर अली को परास्त करते 1772 तक। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात थी, कम बात नहीं थी। और फिर से जो ये मतलब बुंदेलखंड और मालवा ये सब स्वतंत्र हो रहे थे, इनको फिर से जीता था। तो बहुत काम किया था इसने, लेकिन कम उम्र में। तो इसके मरने से ही मराठा साम्राज्य फिर से जो है पतन की अवस्था में चला जाता है। तो 1772 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु के बाद माधवराव का बेटा नारायण राव क्या बनता है, अगला जो है पेशवा बनता है। तो अगला पेशवा बनता है नारायण राव। कौन बनता है, नारायण राव। नारायण राव अगला पेशवा बनता है, जिसका कार्यकाल 1772 से और 1773 तक, बहुत अल्प समय तक। कारण क्या है कि जो इसका चाचा है माधवराव का, वो इसको मार देता है, क्योंकि उसे बनना था पेशवा। वो पेशवा बनने के लालच में जो राघोबा है, राघोबा माधवराव का चाचा, इसने किसकी हत्या कर दी, नारायण राव की। नारायण राव की हत्या करके और राघोबा स्वयं क्या बन जाता है, पेशवा। और ये 1773 से 1774 तक कुछ समय तक पेशवा रहता है। लेकिन राघोबा को कोई पसंद नहीं करता है। मराठा दरबार में, पुणे के दरबार में राघोबा को, रघुनाथ राव को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि ये धूर्त था। तो इसके बाद में यहाँ पर चूंकि अभी नाना फडणवीस की एंट्री हो गई है, किसके समय में, माधवराव के समय में। माधवराव के समय में नाना फडणवीस जैसे महान व्यक्तित्व की जो है एंट्री हो चुकी है। और नाना फडणवीस को मराठों का चाणक्य कहा गया है। मराठों का चाणक्य कहा गया है किसको, नाना फडणवीस को। तो नाना फडणवीस जो है राघोबा को हटा देते हैं। मराठा जो है पेशवा से किसको हटा देते हैं, रघुनाथ राव को या राघोबा को हटा देते हैं। और इसको हटा करके जो है किसको बनाते हैं, इसके नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र को किसको बनाते हैं, बहुत छोटा 4-5 साल का पुत्र था नारायण राव का, जिसका नाम था माधव नारायण राव। क्या नाम था, माधव राव द्वितीय, माधवराव द्वितीय। और चूंकि माधवराव द्वितीय, माधवराव पहले हो चुके हैं, और अपने ताऊ जी के नाम पर इनका नाम पड़ता है माधवराव, फिर से पड़ता है, तो ये द्वितीय हो जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में पिता का नाम भी चलता है पुत्र के नाम में, तो इनका नाम माधवराव है, तो पिताजी का भी नाम जोड़ दिया जाता है, तो माधव नारायण राव। इनका पूरा नाम क्या होगा, माधव नारायण राव। तो माधव नारायण राव कह सकते हो या फिर माधवराव द्वितीय कह सकते हो। ठीक, तो माधवराव द्वितीय को पेशवा कौन बनाते हैं, नाना फडणवीस। किसको हटा करके, राघोबा को। अब राघोबा को हटा तो दिया गया, राघोबा हट तो गया, पेशवा माधवराव को बना दिया गया। लेकिन माधवराव अभी छोटा बच्चा था, 4-5 साल का, बहुत ही नवजात शिशु था। तो ऐसे स्थिति में नाना फडणवीस क्या करते हैं, एक काउंसिल बनाते हैं। 12 व्यक्तियों का एक काउंसिल गठित करते हैं। 12 व्यक्ति की एक काउंसिल गठित करते हैं, परिषद गठित करते हैं। 12 व्यक्ति उसमें शामिल रहते हैं। तो 12 व्यक्तियों की परिषद का गठन करते हैं। इसका नाम था 12 भाई काउंसिल। क्या नाम था, 12 भाई काउंसिल। तो 12 भाई काउंसिल का गठन किसने किया था, नाना फडणवीस ने। किस लिए, मराठा साम्राज्य को संचालित करने के लिए, मराठा साम्राज्य का शासन सत्ता चलाने के लिए एक काउंसिल बनाया गया था, जिसका नाम था 12 भाई काउंसिल। 12 मतलब 12 हो गए, 12 मतलब 12 हो गए, भाई मतलब लोगों का, व्यक्तियों का, मंत्रियों का समूह। तो 12 मंत्रियों का परिषद बनाया गया, 12 भाई समूह। ऐसे आ सकते हो, 12 भाइयों का समूह, लेकिन भाई नहीं थे ये, 12 व्यक्ति थे, 12 अलग अलग क्षेत्र के व्यक्ति थे जो मराठा सरदार थे। उनका जो है नाना फडणवीस के नेतृत्व में क्या बनाया जाता है, एक काउंसिल बनाया जाता है। और जो माधवराव द्वितीय है, इसको शासन सत्ता में संचालित करने के लिए, क्योंकि किसी न किसी को तुम सत्ता पर बैठाना है, गद्दी पर बैठाना है, तो गद्दी पर जो है 4-5 वर्ष के माधवराव को बैठा देते हैं। लेकिन शासन का कार्य वास्तव में कौन देखता है, नाना फडणवीस और 12 भाई के सदस्य। और इसी में महादजी सिंधिया का भी जो है काफ़ी योगदान होता है। क्या नाम था, महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया, मैंने बताया था कि उस समय जो है 5 परिसंघ का गठन हुआ था। 5 परिसंघ बने थे। मराठा परिसंघ कितने बने थे, 5, जिसमें सिंधिया भी था। कहाँ के, ग्वालियर के सिंधिया। तो ग्वालियर का ही कौन था, महादजी सिंधिया, जो कि नाना फडणवीस जैसा योग ये भी था। तो ये लोग मिल करके अब जो है पुणे का शासन सत्ता संचालित करते हैं। किसका सहयोग करते हैं, माधवराव द्वितीय का। और राघोबा को हटा देते हैं वहाँ से,
राघोबा को हटा देते हैं। तो इस तरीके से 12 भाई संसद काउंसिल की सहायता से अब जो है मराठा साम्राज्य संचालित होने लगता है और महादजी सिंधिया का बड़ा योगदान रहता है। हमने 5 प्रसंग देखे थे, उसमें इंदौर के होलकर थे, ग्वालियर के सिंधिया थे और नागपुर के भोसले थे, ठीक, और एक जो है गुजरात के जो है गायकवाड़ थे, बड़ौदा के क्या थे, गायकवाड़ थे, और पुणे में तो पेशवा बैठा ही था। तो इस तरीके से 5 प्रसंग का गठन हुआ। तो इस तरीके से ये जो है संचालित हो रहा है। लेकिन अब ये राघोबा शांत नहीं बैठेगा। राघोबा को तो हटा दिया गया, उसको पुणे के महल से निष्कासित कर दिया गया, उसका अपमान किया गया, और राघोबा का जब अपमान हुआ तो राघोबा पुणे से भाग करके चला जाता है अंग्रेज़ों के पास। कहाँ चला जाता है? अंग्रेज़ों के पास। और अंग्रेज़ों के पास जा करके जो है यहाँ पर बाहर हम राघोबा को बाहर कर देते हैं, और यहाँ पूना है, यहाँ क्या है? पूना है। तो पुणे के महल से राघोबा को बाहर कर दिया जाता है और राघोबा भाग करके जाता है अंग्रेज़ों के पास में। और अंग्रेज़ इसी चीज़ का मौका ढूंढ रहे होते हैं। अंग्रेज़ जो है इसी चीज़ का तो मौका ढूंढ रहे होते हैं। भाई अंग्रेज़ों का मकसद क्या था? जब भाई आपस में लड़े तो हम फूट डालें, और मौका मिल गया। तो राघोबा को मौका मिल गया, राघोबा की सहायता से अंग्रेज़ों को मौका मिल गया इनको आपस में लड़ाने का। और यहाँ पर सूरत की संधि होती है। यहाँ पर क्या होती है? सूरत की संधि होती है। तो सूरत की संधि होती है 1775 में। कब होती है? 1775 में। अब सूरत की संधि किनके बीच होती है? रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच में। किसके बीच में होती है? रघुनाथ राव और अंग्रेज़ों के बीच में। सूरत यहाँ पर है और सूरत यहाँ पर है, तो सूरत की संधि होती है अंग्रेज़ों और रघुनाथ राव के बीच में। पेशवा के बीच में नहीं होता। पेशवा तो कौन था? माधवराव द्वितीय के साथ नहीं होता। किसके साथ होता है? रघुनाथ राव के साथ होता है। तो इसमें इस संधि की जो शर्तें थी वो इस प्रकार थी कि हम जो है तुम्हें राघोबा को क्या बनाएंगे? पेशवा बनाएंगे। पुणे में तुमको हम पेशवा बनाएंगे, तुम्हारा सहयोग करेंगे। 2500 सैनिकों का दस्ता हम तुम्हें देंगे। क्या देंगे? 2500 सैनिक। अंग्रेज कहते हैं हम तुमको 2500 सैनिकों का एक दस्ता देंगे, लेकिन उसकी खर्चा कौन वहन करेगा? तुम्हें ही करना पड़ेगा। अंग्रेज बड़े चालाक थे, उसका खर्चा कौन वहन करना पड़ेगा? तुमको करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो काम बनेगा नहीं, इसके बदले तुम्हें हमको देना पड़ेगा जो है बसीन का क्षेत्र, सालसेट का क्षेत्र। बसीन और सालसेट, सालसेट किसने जीता था? बाजीराव प्रथम ने। 1731 याद करो, 1731 में बाजीराव ने बसीन को पुर्तगालियों से जीता था कि नहीं जीता था? मैंने बताया था। हाँ, तो बसीन को इनके पूर्वज जीत कर लेके आते हैं और गिफ्ट में किसको दे दिया जाता है? अंग्रेज़ों को। कौन दे देता है? राघोबा। तो राघोबा ने जो है सालसेट वहीं पर है पास में ही, सालसेट द्वीप दे देता है और बसीन जो है द्वीप दे देता है। ये 2 द्वीप दे दिए जाते हैं किसको? ये इसकी सहायता करने के बदले। और इसके अलावा कहते हैं सूरत है, बड़ौच है, इनकी आमदनी का कुछ हिस्सा भी हमको चाहिए, कुछ हिस्सा भी हमें चाहिए। तो कोई संधि होगी तो ऐसे थोड़े नहीं होगी, दोनों में बराबर फ़ायदा होगा तभी तो। लेकिन ये 2500 सैनिक देते हैं और इसके बाद में सूरत की संधि के अंतर्गत जो है अब पुणे पेशवा उसके खिलाफ अंग्रेज जो है राघोबा को लेकर के युद्ध छेड़ देते हैं। तो सूरत में ही झड़प होती है। किनके बीच में? मराठों के बीच में और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई चल रही होती है। और ये संधि होती है मुंबई के गवर्नर के साथ। किसके साथ होती है? मुंबई के गवर्नर। मुंबई यहाँ है, ये पुणे इधर है, मुंबई इधर है। तो मुंबई के गवर्नर के साथ होती है। लेकिन अभी 1773 का एक एक्ट पास हो गया था। 1773 का एक एक्ट, अभी एक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। यहाँ पर इतना ही जान लो कि 1773 के एक्ट के तहत जो बंगाल का जो गवर्नर था, उसको क्या बना के दिया गया? गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना बैठा था। कहाँ? बंगाल में। और इसके साथ ही अभी इसके अलावा 2 गवर्नर और थे, एक तो बम्बई का था, एक मद्रास का। तो ये दोनों किसके अधिकार क्षेत्र में थे? कलकत्ता के, बंगाल के अधीन थे। कलकत्ता में जो बैठा हुआ था गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, उनके अधीन कौन थे? मुंबई का गवर्नर और मद्रास का गवर्नर। लेकिन सूरत की संधि कौन करता है? मद्रास का गवर्नर। बिना किसके पूछे? वारेन हेस्टिंग्स के। बिना वारेन हेस्टिंग्स के पूछे। अब वारेन हेस्टिंग्स को जब एक प्रति भेजी जाती है, इधर युद्ध चालू हो जाता है और वारेन हेस्टिंग्स जब सूरत की संधि का प्रति पढ़ता है तो नाराज़ हो जाता है, कहता है बिना हमारे पूछे कैसे संधि हो गई,
क्योंकि हम बॉस है तुम्हारे और संधि कैसे हो गई। तो वो एक आदमी को भेजता है, एक अधिकारी को भेजता है, कहता है कि तुम जाओ सूरत में जो युद्ध चल रहा है मराठों के बीच में उसको तुरंत ख़त्म करवाओ। तो वो आता है गवर्नर जनरल का आदमी वारेन हेस्टिंग्स का सूरत में और युद्ध को वहीं पर रुकवा देता है। और इसके बाद में पहुंचता है कहाँ पर, पुरंदर के किले में। कहाँ पहुंचता है, पुरंदर के किले में। तो पुरंदर की संधि 1776 में होती है। 1776 में क्या होती है, पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि 1776 में होती है। और इस पुरंदर की संधि में जो बाजीराव द्वितीय है वो माधवराव द्वितीय है, माधवराव द्वितीय और जो है इसका नाना फडणवीस के पक्ष में ये संधि होती है कि हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, राघोबा का सपोर्ट नहीं करेंगे। और यहाँ बम्बई के जो गवर्नर थे वो नाराज़ हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि भाई तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो, क्योंकि इन्होंने जो है इंग्लैंड में बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसकी जो है संस्तुति ले ली थी। इसकी किसकी, सूरत की संधि की संस्तुति कहाँ से ले ली थी, इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड कंपनी के अधिकारियों से, बड़े अधिकारियों से, जो डायरेक्टर से ले ली, तो फिर गवर्नर जनरल कोई नहीं होता है यहाँ। तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है बाद में फिर से सूरत की संधि वाली ही बात को मानना पड़ता है और जो पुरंदर की संधि थी वो रद्द कर दी जाती है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है। पुरंदर की संधि एक हमने और देखी थी इसके पहले, किसके साथ में होती है, शिवाजी के साथ और जय सिंह के साथ में 1665 में, 1665। तो दो पुरंदर की संधि होती हैं, एक शिवाजी के साथ में होती है, मराठों में ही शिवाजी के साथ, जय सिंह के साथ, मुग़ल जो है सेनापति जय सिंह के साथ और शिवाजी, और दूसरी पुरंदर की संधि अंग्रेज़ों के बीच में और जो है वारेन हेस्टिंग अंग्रेज, और दूसरा जो है माधवराव द्वितीय के साथ, माधवराव द्वितीय के साथ में। तो इस तरीके से पुरंदर की संधि दो होती है, लेकिन पुरंदर की संधि की बातों को रद्द कर दिया जाता है, सूरत की संधि को फिर से जो है लागू किया जाता है और पुनः जो है अंग्रेज और मराठों के बीच झड़प शुरू हो जाती है, अंग्रेज और मराठों के बीच। तो यहाँ पर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होता है। क्या प्रारंभ होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1775 में शुरू हो जाता है। सूरत की संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चलता है, 1775 से शुरू होता है। प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 1782 तक, 1782 तक। तो ये प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 1782 तक चलता है। सूरत और लागू कब से होता है, सूरत की संधि से। ये आंग्ल मराठा चालू कब से होता है, सूरत की संधि से, सूरत की संधि से। और सूरत की संधि किसके कारण होती है, रघुनाथ राव के कारण होती है। रघुनाथ राव जो है अंग्रेजों से मिल जाता है और उससे सूरत की संधि होती है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है और इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत होता है सालबाई की संधि से। किससे होता है, सालबाई की या सालाबाई या सालबाई की संधि होती है 1782 में। तो 1782 में एक सालबाई की संधि होती है और इस संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो जाता है। तो ये सालबाई की संधि किसके साथ होती है, महादजी सिंधिया, मैंने बताया था, महादजी सिंधिया इसकी क्या करते हैं, मध्यस्थता करते हैं। महादजी सिंधिया जो है अगुवाई करते हैं और महादजी सिंधिया की अगुवाई में अंग्रेज़ों के साथ और माधवराव के साथ, किसके साथ में, अंग्रेज़ों के साथ में और माधवराव के साथ में क्या होती है, सालबाई की संधि। अंग्रेज और माधवराव द्वितीय के साथ में संधि हो जाती है। कौन सी, सालबाई की संधि। और इस सालबाई की संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो जाता है। तो इसको फिर से समझो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 ईस्वी में कब से शुरू होती है, सूरत की संधि से। सूरत की संधि किसके बीच होती है, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के। अंग्रेजों में भी कौन अंग्रेज, मुंबई के अंग्रेज। कहाँ के अंग्रेज, मुंबई के, कलकत्ता के अंग्रेज नहीं, बंगाल के अंग्रेज नहीं, किसके बीच में, मुंबई के अंग्रेज। और जो पुरंदर की संधि होती है वो कलकत्ता के वारेन हेस्टिंग्स के साथ होती है। किसके साथ होती है, वारेन। तो प्रश्न आता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है ये सारे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें सूरत की संधि से शुरू होता है और बीच में पुरंदर की संधि होती है। 1775 में सूरत की संधि और 1776 में पुरंदर की संधि, और पुरंदर की संधि को पुनः रद्द कर दिया जाता है और सूरत की संधि को ही मानते हुए फिर से जो है मराठों पर आक्रमण होता है। मराठे युद्ध में हारने लगते हैं तो महादजी सिंधिया सामने आते हैं और महादजी सिंधिया
जो है कहते हैं कि संधि होनी चाहिए, अब युद्ध को रोका जाना चाहिए। तो युद्ध को रोकने के लिए सालबाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में, और इस तरीके से दोनों के बीच, मराठों और अंग्रेजों के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया, पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। अब इस युद्ध के समाप्त होने के बाद में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 18। तो काफ़ी लंबा गैप देखने को मिलता है, लगभग 20-21 वर्ष का गैप देखने को मिलता है। अब इस संधि ने मराठा साम्राज्य में शांति ला दी। अंग्रेज उधर शांति से रहे और इधर जो है मराठे शांति से कार्य करते रहे, क्योंकि इस दौरान मराठों में माधवराव तो था ही। माधवराव अभी बच्चा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था भाई, बच्चे के साथ अभी 20 वर्ष हो गया था इस युद्ध को ख़त्म हुए, तो 25-25 साल का हो गया होगा। और इसमें जो है नाना फडणवीस और 12 भाई के सदस्य जो है मिल करके संघर्ष कर रहे, उसको मराठा साम्राज्य चला रहे थे। तो ये बेचारा जो है नाना फडणवीस के कार्यों से परेशान होता है काफ़ी, और जा कर के पुणे की महल से कूद करके आत्महत्या कर लेता है। कौन? माधवराव द्वितीय, और मर जाता है, ये मर जाता है। तो अब ये मर जाता है, इसी दौरान जो है 1795 में इसकी मृत्यु हो जाती है, माधवराव द्वितीय की। 1795 में माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। और इस दौरान एक कहानी और मिलती है, जो होलकर थे, होलकर में, इंदौर के होलकर में अहिल्याबाई का नाम आता है। महाराष्ट्र में एक जो है महारानी हुई है, रानी हुई है मराठों की, अहिल्याबाई, ठीक। तो उनका भी जिक्र समझ लो। अहिल्याबाई इस दौरान काफ़ी चर्चित होती हैं और मराठा शासन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेती हैं। कब? इसी दौरान प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान ही, इसके बाद ही जो है अहिल्याबाई का क्या होता है? उदय होता है मराठा साम्राज्य में, और इंदौर से बैठ करके शासन संचालित करती हैं। तो अहिल्याबाई कहाँ की शासिका थी? इंदौर की। और कौन थी? मराठा थी। कौन थी? मराठा थी। तो अहिल्याबाई 1794 में मर जाती हैं। तभी तो शांति रही मराठा साम्राज्य में, अभी कोई लपक नहीं रहा था, कोई इसको हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। कोई राघोबा को उधर जो है अंग्रेजों ने 3.5 लाख का पेंशन दे दिया था, कहा अंग्रेजों से नहीं, मराठों से ही दिलवाया गया होगा। तो 3.5 लाख का पेंशन दे दिया गया वार्षिक, और वो शांत बैठ गया। और इधर जो है नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया जैसे लोग शासन सत्ता को संचालित कर रहे थे। तो महादजी सिंधिया 1795 में मर जाते हैं, 1794 में अहिल्याबाई जैसी शासिका मर जाती है, और 1795 में महादजी सिंधिया मर जाते हैं। और रहा सहा कसर 1800 में मर जाता है कौन? नाना फडणवीस। तो 1800 में तो 3 प्रमुख हस्तियां मर जाती हैं मराठा साम्राज्य में। और 1795 में माधवराव बेचारा आत्महत्या कर लेता है। अब माधवराव आत्महत्या कर लेता है, तो फिर इसके बाद में जो है, अब राघोबा का पुत्र था बाजीराव। कौन पुत्र? राघोबा का पुत्र एक था बाजीराव। तो बाजीराव को जो है, बाजीराव चूँकि पहले भी आ चुका है, तो बाजीराव दूसरा बोलेंगे इसको। तो बाजीराव दूसरा को 1795 ईस्वी में क्या बनाया जाता है? पेशवा बनाया जाता है। तो 1795 से लेकर 1818 तक रहेगा कौन? बाजीराव द्वितीय पेशवा रहेगा। बाजीराव द्वितीय पेशवा रहेगा। अब बाप राघोबा जो है कैसा था? एक तरीके से विभीषण था ना बाप, भाई के बीच में अपने भतीजों के खिलाफी जो है अंग्रेजों के यहाँ चला जाता। अब उसका बेटा कैसा होगा? वैसे ही होगा कि नहीं होगा? बेटा भी तो वैसा ही होगा, लेकिन मजबूरी थी नाना फडणवीस को, क्योंकि पेशवा बनाना था उसी के खानदान को। तो बाजीराव द्वितीय को क्या बनाता है? पेशवा बनाया जाता है, जो 1795 से 1800 तक रहता है। लेकिन 1800 में आते आते सभी लोग मर जाते हैं। कौन? भाई महादजी सिंधिया 1795 में मर जाते हैं, और उधर अहिल्याबाई 1794 में मर जाती है, और नाना फडणवीस भी मर जाते हैं। कब? 1800 में। तो बाजीराव द्वितीय जो है, अब षड्यंत्र चालू हो जाता है महल में। अब महल में क्या चालू हो जाता है? षड्यंत्र। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है इसके पिताजी के कारण हुआ। पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो है राघोबा के कारण हुआ। राघोबा के कारण हुआ, जो बाजीराव सेकंड था उसके बाप के कारण हुआ। और जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, वो उसके बेटे के कारण होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके कारण हुआ? बेटे के कारण। अब देखो कैसे होता है, कहानी देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1803 से 1805 तक, काफ़ी कम समय तक चलता है। अब इसमें क्या होता है जो है, 1800 में नाना फडणवीस मर गए। कौन मर गए? नाना फडणवीस मर गए 1800 में। नाना फडणवीस के मरने के बाद में जो है षड्यंत्र चालू हो जाता है। कहाँ पर? पुणे में। पुणे में षड्यंत्र चालू। पुणे में षड्यंत्र चालू। अब इधर जो है पेशवा जो कि कौन था? बाजीराव द्वितीय, पेशवा और सिंधिया। और सिंधिया में भी जो है, जो अच्छा सिंधिया था वो मर गया था, महादजी सिंधिया मर गया था। तो ये दोनों मिल करके होलकर के खिलाफ अभियान करते हैं।
होलकर जो इंदौर में बैठे थे, होलकर का एक भाई था, उसकी हत्या कर देते हैं। होलकर की भाई की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। कौन मिल करके? पेशवा और सिंधिया। पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। कौन था? बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय ने सिंधिया के साथ मिल करके होलकर के भाई की हत्या कर दी। अब होलकर जो है हत्या का बदला तो लेगा, तो हत्या का बदला लेने के लिए होलकर ने, मानचित्र में समझो, होलकर ने पुणे पर कर दिया जो है आक्रमण। होलकर ने पुणे पर कर दिया आक्रमण, पुणे पर आक्रमण कर दिया। यहाँ बैठा था इंदौर में, क्या था? होलकर। यहाँ पर होलकर था इंदौर में, ठीक। और यहाँ पर जो है सिंधिया था, यहाँ पर क्या था? सिंधिया। और यहाँ पर जो है आपका पेशवा था, पुणे में पेशवा था। तो पेशवा और सिंधिया दोनों मिल करके होलकर के भाई को मार देते हैं। तो होलकर क्या करता है? पुणे पर आक्रमण कर देता है, पुणे पर आक्रमण कर देता है और पुणे पर कब्जा कर लेता है। पुणे पर आक्रमण करके उस पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। कौन? होलकर। और जब कब्जा कर लेता है तो पेशवा बाजीराव द्वितीय भाग करके अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। बाप गया था बेटा भी जाएगा, बाप गया था बेटा भी गया, अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। और अंग्रेज कहाँ बैठे थे? बसीन में। कहाँ बैठे थे? बसीन में। और बसीन किसने दिया था? इसी के बाप ने दिया था। बसीन बाजीराव द्वितीय के बाप ने दिया था, रघुनाथ ने दिया था। तो उसी बसीन में कौन चला जाता है? बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के शरण में। अंग्रेज तो मौका फिर देख रहे थे कि फिर से हमको युद्ध करने का मौका मिले, क्योंकि संधि के बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो कुछ समय तक तो शांत रहना ही है, क्योंकि संधि में बात लिखी हुई है कि युद्ध नहीं करेंगे। तो जब वो बात लिखी हुई तो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन कोई ना कोई मौका तो मिलना चाहिए। मौका मिल जाता है बसीन की संधि से। बसीन की संधि हो जाती है 1802 में। कब हो जाती है? 1802 में बसीन की संधि होती है, 1802 में। तो 1802 में बसीन की संधि हो जाती है। अब बसीन की संधि में अंग्रेज कहते हैं कि तुमको जो है तुम्हें हम पेशवा फिर से पुणे में बनाएंगे, पुणे में फिर से पेशवा हम तुमको बनाएंगे। तो इधर ये संधि जो होती है सिंधिया को और भोसले को, जो नागपुर में भोसले थे, यहाँ कौन थे? भोसले। तो ये इनको बहुत बेकार लगती है, नागपुर के भोसले को जो है और सिंधिया को ये संधि, जो बसीन की संधि थी 1802 वाली, ये इनको अपमानजनक लगती है, क्योंकि इस संधि के तहत हस्तक्षेप अंग्रेज कर रहे थे पेशवा को फिर से बैठाने के लिए। और इसलिए जो है ये संधि माना नहीं। किसने? सिंधिया ने और भोसले ने। तो अब अंग्रेज जो है अब गलती वो नहीं करेंगे। अब अंग्रेज़ों की शक्ति दक्षिण में भी थी और उत्तर में भी थी और पूरब में भी थी, पश्चिम में भी थी। तो अंग्रेज़ों ने अब चौतरफा वार शुरू किया मराठों पर। उत्तर से शुरू किया, पीटते पाटते चले, इधर से चले, पीटते पाटते उत्तर से चले और दक्षिण से चले, दोनों तरफ से इन्होंने आक्रमण कर दिया। और सब जितने मराठा परिसंघ से सब भड़बड़ा गए कि ये क्या हुआ, चारों तरफ से युद्ध हो रहा है। सब हारने लगे, सिंधिया उधर हारने लगा, भोसले इधर हारने लगा। तो युद्ध होने लगता है। तो युद्ध से भड़बड़ा करके भोसले सबसे पहले करता है देवगांव की संधि। कौन सी संधि करता है? देवगांव की संधि। तो देवगांव की संधि होती है दिसंबर 1803 में। कब होती है? दिसंबर 1803 में, 17 दिसंबर 1803 में। और उसके बाद में सिंधिया भी सरेंडर कर देता है। कौन सरेंडर कर देता है? सिंधिया। तो सिंधिया के साथ होती है सुरजी अर्जन गांव की संधि। कौन सी? सुरजी अर्जन गांव की संधि होती है दिसंबर में ही। इसके 2-3 दिन बाद ही होती है, दिसंबर में ही होती है। कौन सी संधि? सुरजी अर्जन गांव की 1803 में। सुरजी अर्जन गांव की 1803 में हो। अब बचता है जो है होलकर। अब बीच में बचता है कौन? होलकर। होलकर कहता है, होलकर ने कब्जा कर रखा था ना पुणे में, होलकर ने ही, उसके भाई की हत्या हुई थी, होलकर ने पुणे में कब्जा कर रखा। कहता हम छोड़ेंगे नहीं, पुणे नहीं छोड़ेंगे। अंग्रेज कहते अभी बताते हैं, इनसे तो निपट लिए, हम संधि कर लिए, देवगांव की संधि भोसले से कर लिए और सिंधिया से सुरजी अर्जन गांव की संधि करके उनको शांत बैठा दिया। अब तुम बेटा अकेले बैठे हो। तो अब इनको जो है लड़ाई करते हैं, इनसे अंग्रेज युद्ध करते हैं और इनको भी हरा देते हैं। तो इनसे करते हैं घाट घाट की संधि। घाट घाट की नहीं, राजघाट की संधि। कौन सी करते हैं? राजघाट की संधि। तो राजघाट की संधि करते हैं और ये राजघाट की संधि होती है 1805 में। राजघाट की संधि होती है 1805 में। और इस संधि के साथ ही होलकर भी सरेंडर हो जाते हैं। सबसे लास्ट में होलकर सरेंडर हो जाते हैं और इसी के साथ जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था ये क्या हो जाता है? खत्म। तो ये 2 वर्ष चलता है, 1803 से लेकर के 1805 तक चलता है और राजघाट की संधि के साथ ही खत्म हो जाता है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को फिर से समझो। बसीन की संधि 1802 में, बसीन की संधि कारण बनता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का। और बसीन की संधि के साथ ही अंग्रेज जो है माधवराव को पुनः, वो बाजीराव द्वितीय को पुनः पुणे में बैठाने के लिए
युद्ध करते हैं और इस बार घेरते हैं चारों तरफ से। इस बार अंग्रेज चारों तरफ से घेरते हैं, क्योंकि ये संधि किसको नागवार गुजरी थी? सिंधिया को, भोसले को। लेकिन अभी देखा गायकवाड़ का नाम कहीं नहीं आया है ना। गायकवाड़ यहाँ बैठा हुआ है, गायकवाड़ जो है गुजरात में बैठा हुआ है शांति से, क्योंकि गायकवाड़ को पहले ही सरेंडर करवा लिया था अंग्रेजों ने। वो बिना युद्ध किए ही जो है सरेंडर कर दिए थे, चुपचाप बैठ गए थे। तो गायकवाड़ युद्ध में भाग लेते ही नहीं है। तो प्रश्न यहाँ पर आएगा कि जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है उसमें कौन सा परिसंघ भाग नहीं लिया था, चुपचाप अंग्रेजों के पक्ष में पहले ही आ गया था? तो गायकवाड़ ये साले गुजराती कहते हैं कि हम बहुत बड़े जो है वीर हैं, देशभक्त हैं, पहले ही अंग्रेजों के पाले में चले जाते हैं गायकवाड़। तो गायकवाड़ जो है पहले ही अंग्रेजों के पाले में चले गए, इसलिए कहीं भी संधि में इनका नाम नहीं आता है अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए। तो दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में पहली संधि होती है जो है बैसीन की संधि 1802 में, और उसके बाद में देवगांव की संधि होती है किसके साथ में? भोसले के साथ में। नागपुर के भोसले के साथ में 1803 में होती है। इसी के कुछ दिन बाद ही होती है सिंधिया के साथ में सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में ही, दिसंबर 1803 में ही। और इसके बाद में बत्ता है होलकर, और होलकर के साथ में युद्ध होता है अंग्रेजों का। फिर होलकर हारने लगते हैं, फिर करते हैं राजघाट की संधि 1805 में, और राजघाट की संधि के साथ ही जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया अभी जो है, और इस समय जो है बेलजली, इस समय बेलजली यहाँ का क्या था? गवर्नर जनरल था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बेलजली। तो प्रश्न आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? बेलजली। तो बसीन की संधि एक तरीके से सहायक संधि थी। भारत में सहायक संधि कौन से अंग्रेज ने शुरू की थी? बेलजली ने। सहायक संधि में यही होता था कि हमारी सेना तुम्हारे यहाँ रहेगा, हमारा रेजिडेंट रहेगा, खर्चा तुम्हें उठाना है, संरक्षण हम तुमको देंगे। तो इसलिए बेलजली ने बसीन की सहायक संधि की थी। किसके साथ में? बाजीराव द्वितीय के साथ में, मराठों के खिलाफ। तो इस तरीके से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हो गया। अब आते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के लिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी एक लंबे समय के बाद में 1817 से 1818 में होता है। कब होता है? 1817 1818 में। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग आ जाता है। कौन आता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग, देखो वारेन हेस्टिंग्स अलग था, वारेन हेस्टिंग्स अलग था, और लॉर्ड हेस्टिंग अलग है। ये नाम याद रखना, दोनों अलग अलग है। ये जब गवर्नर जनरल हम पढ़ाएंगे, जनरल गवर्नर ये सब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो कलकत्ता में, बंगाल में कौन गवर्नर जनरल बन के आता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति रहती है कि भारत में जा करके अभी तक जितने कुछ सहायक संधि हुई हैं जो इनकम्प्लीट रह गए हैं उनको पूरा करेंगे और भारत में अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर अभी सहायक संधि के तहत अभी पूरी तरीके से मराठों को अंग्रेज़ों ने अपने पाले में मिलाया नहीं था। अभी पूरी तरीके से मराठा सत्ता ख़त्म नहीं हुई थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग मौका देख रहा था कि जो है किसी तरीके से जो ये संधियाँ हुई हैं, कौन सी? देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, राजघाट की संधि, ये सब संधियाँ हुई ना। तो इन सब संधियों में यही बात कही गई कि अब युद्ध नहीं करेंगे हम। तो कुछ समय तक शांत बैठते हैं, लेकिन मौका देखते हैं, कोई मौका मिल जाए और युद्ध करें। तो इधर लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही भारत में एक जो है डकैत, चोर, चोट्टे, पिंडारी उभरते हैं। हालांकि पिंडारी भी अंग्रेज़ों से लोहा लेते हैं। पिंडारी को जो है अंग्रेज़ क्या कहते हैं? ये बदमाश थे, चोर थे, डकैत थे। और पिंडारी कौन थे? मराठों की ही सैन्य टुकड़ियाँ थी। मराठों के साथ में ही ये क्या करते थे? पिंडारी अलग अलग जातियों के समूह थे, अलग अलग, जो कि चोरी करते थे, डकैती करते थे, लूटमार करते थे। ये आक्रमण करते थे और लूट करके उसी से अपना जीवन यापन करते थे। और इधर हो गई संधियाँ, इधर क्या हो गई? संधियाँ। युद्ध हो गए बंद, युद्ध हो गए बंद, तो पिंडारी हो गए बेरोजगार। पिंडारी क्या हो गए? बेरोजगार, क्योंकि युद्ध से ही तो इनको जो है राशन पानी चल रहा था। अब युद्ध सारे बंद हो गए संधि होकर के। तो अब इन्होंने क्या किया? पिंडारियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लूटमार शुरू किया। अंग्रेजी बस्तियां जितनी थी सब में क्या शुरू किया? लूटमार शुरू कर दिया। और लूटमार शुरू कर दिया। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स को मौका मिल गया जो है पिंडारियों के दमन करने का। और पिंडारी को संरक्षण मिल रहा था जो है मराठों का, क्योंकि मराठों के साथ ही युद्ध करते थे, मराठों से पैसा नहीं लेते थे, और युद्ध में जो कुछ भी जीत कर लाते थे, जो भी सामान सामग्री, वो लूट कर ले जाते थे। तो पिंडारी अपना जीवन यापन इससे कर रहे थे। तो इस तरीके से जो है पिंडारियों को दमन करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अभियान चलाया। इसको भी चारों तरफ से घेरा गया पिंडारियों को, और मारा जाने लगा। अब इधर जो है आपका पेशवा जो वो सहयोग करता है किसका? पिंडारियों का, क्योंकि पिंडारियों को बढ़ाया किसने था? मराठों ने तो बढ़ाया था। तो पिंडारियों के समर्थन में उतर आता है। अब जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स को मौका मिल जाता है मराठों को
जो है युद्ध करने के लिए। तो तीसरा मराठा युद्ध शुरू हो जाता है 1817 में। किसके कारण? पिंडारियों के कारण। पिंडारियों के कारण तीसरा मराठा युद्ध शुरू हो जाता है। और तीसरा मराठा युद्ध ज़्यादा नहीं चलता, साल 1.5 साल चलता है। और इसी में एक संधि कर ली जाती है 1817 में, जो है पुणे की संधि। 1817 में एक संधि होती है, पुणे की संधि हो जाती है। और पुणे की संधि करके जो मराठा पेशवा था, मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय को उसको पेशवा पद से हटा दिया जाता है, पेशवाई खत्म कर दी जाती है। पुणे की संधि एक ऐसी संधि थी जिस संधि से मराठों की पेशवा पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्योंकि अब ये हार रहे थे पूरी तरीके से, बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो सब अच्छे अच्छे लीडर्स मारे जा चुके थे, खत्म हो चुके थे, स्वाभाविक रूप से मर गए बहुत सारे लीडर्स। तो पुणे की संधि करके पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। और 1818 में मंदसौर की संधि होती है होलकर से। होलकर से देखा हमने 2 संधि होती थी। एक संधि तो राजघाट की संधि हुई है और दूसरी संधि कौन सी हुई है? मंदसौर की। तो अभी ये इसको जो है बाजीराव को पेशवा से हटा करके और यहाँ से पुणे से उठा करके भेज दिया गया कानपुर। कहाँ भेज दिया गया? कानपुर। कानपुर में एक गांव है बिठूर। कानपुर में एक गांव था बिठूर। अब इतनी दूर पटक दिया गया कि दूर रहेगा तो षड्यंत्र फिर से नहीं करेगा, तो दूर भगा दिया गया यहाँ से। इसीलिए देखा होगा आपने 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल बादशाह क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। उसको उठा करके कहाँ भेज दिया गया? बर्मा पहुँचा दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था, बहुत दूर भेज दिया गया था कि दूर रहेगा तो शांत रहेगा, दूर रहेगा तो शांत रहेगा। इसी तरीके से जो है बाजीराव द्वितीय को पुणे से उठाकर कहाँ भेज दिया गया? बिठूर। और इसको 8 लाख वार्षिक पेंशन दिया गया। क्या दिया गया? 8 लाख वार्षिक पेंशन दिया गया, बिठूर भेज दिया गया। और इधर 1818 में मंदसौर की संधि करके होलकर को भी जो है उनको हड़प लिया गया। होलकर के राज्य को भी क्या कर लिया गया? हड़प लिया गया। और इस तरीके से पूरा मराठा साम्राज्य 1818 में किसके अंडर में आ गया? अंग्रेजों के अंदर। अब 1818 में बम्बई प्रेसिडेंसी का गठन किया जाता है। बम्बई प्रेसिडेंसी का गठन किया जाता है। और उधर जो है बिठूर में बैठा हुआ कौन? बाजीराव द्वितीय। और उसके कोई पुत्र नहीं थे, तो उसने दत्तक पुत्र लिया था, गोद एक पुत्र को लिया था, धोंदू पंत को। किसको लिया था? धोंदू पंत को, जो बाद में नाना साहेब के नाम से प्रचलित हुए। और इनका पेंशन अंग्रेज बंद कर देते हैं, धोंदू पंत का पेंशन बंद कर देते हैं। तो इसीलिए 1857 की क्रांति में धोंदू पंत यानी नाना साहेब कानपुर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। जब हम लोग 1857 का विद्रोह पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इनको, ठीक है। तो इस तरीके से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें कौन कौन सी संधि होती हैं? इसमें 2 मुख्य संधि हैं। 1817 की पुणे की संधि जिसमें पेशवाई समाप्त कर दी गई, और 1818 में मंदसौर की संधि होलकर के साथ होती है। और मराठा साम्राज्य पूरा किसके अधीन कर लिया जाता है? अंग्रेजों के अधीन। किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और पिंडारियों का दमन, पिंडारियों को भारत से अंतिम रूप से किसने खत्म किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन कर दिया। और इस तरीके से भारत में जो है मराठा साम्राज्य खत्म हो गया, जो शुरू हुआ था शिवाजी के समय से। और 1818 ईस्वी में पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य किसके अधीन आ गया? अंग्रेजों के अधीन आ गया। और इस तरीके से जो है बम्बई प्रेसिडेंसी, तो यहाँ से प्रश्न आता है बम्बई प्रेसिडेंसी का गठन कब हुआ था? 1818 में। बम्बई प्रेसिडेंसी का गठन हुआ 1818 में, ठीक। तो इस तरीके से ये पूरा मराठा साम्राज्य खत्म हो जाता है।